थोड़ा सा हौसला निकालो, आज आखिरी दिन है, कल से आप लोगों ने अपने आप को धोखे देना शुरू कर देने हैं, यार रोदे हैं, इसमें ज्यादा पढ़ाइयाँ नहीं होती, इसमें ये नहीं होता, इसमें वो नहीं होता। कल से अपने आप को झूठियां तसल्लियां और झूठे धोखे दे देकर आपने जो है ना अपनी पढ़ाई को ना पढ़ने को जस्टिफाई करने पे लग जाना। जो है ना आपके अंदर का जो शैतान है वो आपको भड़काता रहेगा, यार रोजा है, रोजे में इबादत कर, नमाज पढ़, ये कर वो कर। इस तरह की आपको अंदर से जो है आपके जो स्पिरिट आपका अंदर से आपको ये बातें करता रहेगा और पढ़ाई से दूर जाते जाओगे। और फिर जब ईद के बाद पेपर होंगे उस सब में जो है फिर अपनी नाअहली जो है वो सामने लाते रहोगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, ये काम करने हैं तो करते रहो। तो लेकिन जो है ना मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि ये इबादत है, इस इबादत को जरूर करें। तो जो है ये बेहतरीन इबादत है और इस इबादत के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम सर्व करें। ठीक है जी, आखिरत में अगर आपसे सवाल होगा तो इंशाल्लाह जो है, हाँ बिल्कुल, ये बेहतरीन इबादत है आपकी। और ये अगर इस इबादत के मतलब आपसे सवाल होगा तो आप कहना इस उस्ताद ने हमें कहा था कि ये करो और आपको सवाब मिल रहा है, तो फिर मुझे आकर अपना नमाज एक सिपारा लाजमी, फजर के बाद जो है एक सिपारा पढ़ लें। ठीक है, जोहर के बाद एक सिपारा पढ़ लें और मगरिब के बाद एक सिपारा पढ़ लें। ठीक है जी, रोजा खोलने के बाद 3 सिपारे डेली आराम से पढ़ा जाता है। मैं तो एक ही पढ़ता हूँ बस, कोशिश यही होती है कि एक फजर के बाद पढ़ता हूँ बस। ठीक है जी, अपना इस तरीके से इबादत को भी ना डिस्टर्ब करें, नमाज अपनी बेहतरीन तरीके से पढ़ें। ठीक है जी, नमाज को अपना रूटीन बना लें, पक्की कर लें नमाजों की रूटीन अपनी। और रोजे सारे रखें। ठीक है जी, कुछ भी नहीं कहता रोजा। ठीक है जी, तो रोजे रखें सारे और बेहतरीन तरीके से चलें। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एज फार एज यूर जो है इंटरव्यू इज कंसर्न्ड या पेपर कंसर्न्ड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें जी, हम मुझसे बहुत सारे बच्चे ये भी पर्सनल में पूछते रहते हैं कि सर हम पिछला सारा कैसे कवर करें, चीज़ों को कैसे मेंटेन करें। तो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए आपको एक बात बता देता हूँ, आप सारा पिछला ऐसे कवर करें कि वीडियोस आपके पास हैं। ठीक है जी, वीडियोस आपके पास हैं, नोट्स आपके पास हैं, उन नोट्सों को 13.8 बिलियन से शुरू करके आराम आराम से उसके ऊपर 2 घंटे 3 घंटे लगाकर उसको ऐसा ऐसा पहले आप कंपोजिशन पढ़े, फिर इंसान कैसे आया पढ़े, फिर इस तरीके से एम्पायर्स कैसे आ गई वो पढ़ लें, सिविलाइजेशन कैसे आई वो पढ़े। उसके बाद जो है अपनी जो जो चीजें हमने पढ़ी वो सारी चीजों को ऐसा ऐसा कनेक्ट करते जाएं और इवेंचुअली जो है वो कहाँ पर पहुंच जाए आप, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पे। ठीक है जी, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को पहुंच कर आपको इंशाल्लाह फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा चीजों का, आपको बेहतरीन तरीके से, और आपके सारे क्वेश्चन भी उसके अंदर सॉल्व होते जाएंगे, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। अच्छा, हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पढ़ी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं आप लोगों के? जी, 9:30 रात, 9:30 रात इंशाल्लाह। ठीक है, 9:30 रात। अच्छा, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हसनैन भाई आप भी, आपके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जो है ना इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको करें। हमने देखा जी किस तरीके से यूरोप के अंदर एक नेशनलिज्म डेवलप हुआ और जिस नेशनलिज्म की बुनियाद पर यूरोप में नए ममालिक बने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, क्योंकि ये ट्रीटी हुई है। ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के साथ हुई 1919 में। ट्रीटी ऑफ वर्सलेस जर्मनी के साथ हुई और इसमें क्या क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सर्ब जो है तुर्की जो ओटोमन एम्पायर थी उसके साथ हुई। और ट्रीटी ऑफ स्काइस बाइकोट ये एक ट्रीटी थी कि ओटोमन उस्मानिया जो खिलाफत थी ओटोमन एम्पायर डिवीजन अमंग फ्रांस एंड यूके, फ्रांस और यूके के दरमियान जो है किस तरीके से ये रीजन बांटे जाएंगे इसके ऊपर ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सकाइज पाइकोट। और ये सकाइज मैंने बताया था यूके का है और पाइकोट किसका है, फ्रांस का है। और शरीफा ने मक्का इसमें है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि पहले हमारा ये रीजन था कैसे। ये हमारा रीजन
था कैसे, ये यहाँ पर हम थोड़ा सा बना लें, क्योंकि देखिए मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको जो ना बेशुमार बार बता चुका हूँ। ये जो आपका रीजन है जिसको आप क्या कहते हो, आपका सीरियन रीजन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आपकी ज्यादातर आबादी इंडिया में है, इंडोनेशिया में है, चाइना में है, तो यहाँ से सारी की सारी तिजारत होकर कहाँ पर आती थी, आपके रेड सी से होते हुए आपके फलस्तीन में आती है, उसके बाद जेरूशलम में आती है, फलस्तीन जेरूशलम में आती है, फिर उसके बाद जो है आपकी लेबनान, सीरिया, और फिर उसके बाद अनातोलिया, और फिर इस्तांबुल में जाती है। ये मैं आपको बावर, और इसीलिए पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जब से ये डेवलप हुई है, इस रीजन के ऊपर बहुत ज्यादा जंगे हुई हैं। ये रीजन हर बंदा एक्वायर करने के लिए, जो भी सुपर पावर बना है ना, उसने यही कोशिश की है कि यार इस रीजन को मैं हथिया लूं, उसने हमेशा इस रीजन के ऊपर जो है कोशिश की है। तो ये रीजन आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम पहले तो पढ़ चुके कि इस रीजन के ऊपर कैसे कॉन्स्टेंटिनोपल ने अपना जो है वो कॉन्स्टेंटाइन वन ने किस तरीके से जो है अपना मामला इधर चलाया, और फिर उसके बाद बाजंटाइन अंपायर यहाँ पर फ्लरिश हो गई, और उसके बाद हमने देखा इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने कैसे अपना इधर जो है जो हाशमी जो खानदान था, जो उमैयद खानदान था, जो अब्बासिया खानदान था, जो अयूबी खानदान था, उसने कैसे इस रीजन के ऊपर अपनी, और जो ममलूक ने कैसे इस रीजन के ऊपर अपनी पकड़ बनाई। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये सारा कुछ ट्रांसफर होकर किसके पास चला गया, ओटोमान अंपायर के पास। और वो जो ओटोमान अंपायर थी उसकी जंग हुई है 1914 में, ठीक है जी, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने शिरकत की है, और बाद में जो है ये रीजन अब क्या हो गया है, ये रीजन टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, और किसको दे दिया गया है, फ्रांस को और यूके को। जहां तक क्लियर है, ये बात मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, क्लियर है, चलो ठीक है। अब ये बात आप इस सीक्वेंस से, एक जैसे आपका कॉन्स्टेंटाइन वन, उससे पहले भी अगर आप देखो, नेबूकड नजर ने क्या किया था, इसी इलाके से तो यहूदियों को भगाया था नेबूकड नजर, वक्त नसर ने। उसके बाद साइरस द ग्रेट ने इन्हीं को तो पैसे देकर दोबारा इधर आबाद किया था। उसके बाद टिब्रियस एक हुक्मरान था, उसने भी इनको क्या किया था, फिर यहूदी यहां से निकलकर चले गए, उनका डायस्पोरा हो गया, यूरोप के डिफरेंट ममालिक में चले गए, ठीक है जी। ये रीजन अब आपको मैं बता चुका। अब जो ओटोमान अंपायर का रीजन था, ये जो ओटोमान अंपायर का रीजन है, इसमें क्या कौन कौन सा था, ओटोमान सीरियन रीजन, जो ओटोमान अंपायर थी, सीरिया आज का, लेबनान, जॉर्डन, और उसके बाद जो है आपका पैलेस्टाइन, ठीक है, और इराक का भी काफी। ये पूरा का पूरा इसको कहते थे ग्रेटर सीरिया। हाँ, वर्ल्ड वॉर वन से पहले ये उस्मानियों कंट्रोल में था, और उसका क्या नाम था, शाम। ये सारा कुछ शाम था, एक इलाका, ठीक है जी, ये एक इलाका था, और इसमें जो है किसकी हुकूमत थी, शामियों की हुकूमत थी। अब ओटोमान अंपायर के टुकड़े हुए, और इन दोनों ने सोचा ट्रीटी ऑफ सकाइस बाई कोर्ट में कि ये वाले इलाके हम आपस में बांट लेंगे, ये वाले इलाके हम आपस में बांट लेंगे, इन्होंने कहा, इन दोनों ने आपस में। अच्छा, इन दोनों ने एक, आपका अगर मैं बनाऊं यहाँ पर छोटा सा अरेबियन पेनिनसुला, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है, और ये यहाँ पर आपको पता है ये पूरा का पूरा ये रीजन है, ये पूरा रीजन है जहां पर ये सीरिया, इराक, ये सारा कुछ यहीं पर है। अब ये जो सऊदी अरेबिया है, इस सऊदी अरेबिया में कौन लोग हैं, शरीफैन मक्का, हिजाज के, हिजाज रीजन कौन सा रीजन है, मक्का और मदीना। यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको कहते हैं हिजाज माउंटेन, उसके इधर हजूर ने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी वही यहीं पर उतरी है, सारा कुरान इधर ही हिजाज माउंटेन के इधर। और हिजाज माउंटेन के उस तरफ एक है इलाका जिसे कहते हैं नजद,
ये दो रीजन जो है ना सऊदी अरेबिया में, ये दो कबाइल है। ये कौन सा कबाइल है शरीफैन मक्का? शरीफैन मक्का हाशमी कबाइल। और हाशमियों में कौन से? फातमीद। ठीक है जी। फातमीद अंपायर अब आपको याद आ गई होगी। फातमीद अंपायर ने कैसे कैसे रूल किया इजिप्ट में, कैसे अब ये मेन में आए हैं, ये हजूर की नस्ल है। ठीक है। और नजद में कौन है? नजद में आपका है अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। ठीक है जी। अब इस वाले रीजन के ऊपर ये है, और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ओटोमन अंपायर के पास है। अब इसका क्या होता है ये हम देखते हैं। अब हमने ये बात इस्टेब्लिश कर ली, इस बात में आपको पता चल गया कि शरीफा ने मक्का के पास, ये शरीफा ने मक्का है। अब इन दोनों के पास एक ब्रिटिश ऑफिसर लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये भेजा। टीई लॉरेंस भी कहते हैं इसको, टीई लॉरेंस। टीई लॉरेंस ऑफ अरेबिया को भेजा इन दोनों के पास। इस टाइम पर हुकूमत किसकी है? ओटोमान की। ये 1916 की बात मैं कर रहा हूं। हुकूमत किसकी है? ओटोमान की। और ओटोमान क्या कर रहे हैं? उस्मान लोग क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी के साथ मिलकर इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ। अब होता यह है, अब इन्होंने आपस में क्या बात की एक दूसरे से कि ये वाला रीजन हम आपस में बांट लेंगे। नंबर वन बात। नंबर वन, इन्होंने क्या बात की है कि हम ये वाला रीजन आपस में बांट लेंगे, और एक खुफिया मुआहिदा कर लिया है। ये खुफिया मुआहिदा है, खुफिया मुआहिदा कर लिया है इन्होंने। स्काई स्पाई कोड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, कि हम ओटोमन एम्पायर को आपस में बांट लेंगे। अब उसके बाद इन्होंने शरीफा ने मक्का के साथ भी एक मुआहिदा किया, क्योंकि शरीफा ने मक्का ने ओटोमन एम्पायर के खिलाफ क्या कर दिया? बगावत कर दिया। उसको क्या कहा है कि यार ये तुम हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, हम तुम्हें ये सारा का सारा एरिया तुम्हें दे देंगे। ये वाला सारा का सारा एरिया किसको दे देंगे? तुम्हें दे देंगे। शरीफा ने मक्का को भी ये ट्रीटी कर दिया। अच्छा, और ये जो नजद का ट्राइब है अब्दुल अजीज इब्ने सऊद, इसे कहा है तुम हमारा साथ दो, ये वाला सारा का सारा एरिया तुम्हें दे देंगे। पहली बात क्या की है? पहले तो आपस में एक दूसरे को क्या कहा है? हम आपस में बांट लेंगे। फिर इसको कहा है हम तुझे दे देंगे। फिर इसको कहा है हम ये तुझे दे देंगे ये वाला एरिया। ये बातें अब चल रही हैं। अब यहां पर एक और बात आई जिसे कहते हैं बेलफोर डेक्लेरेशन। और इस बेलफोर डेक्लेरेशन में अब यहां पर एक बात आती है, ये बेलफोर डेक्लेरेशन सेंट्रल बैंक, आपका फर्स्ट बैंक, दुनिया का पहला बैंक इंग्लैंड नेदरलैंड में खुला। बैंकिंग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया? नेदरलैंड ने। और सेकंड 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, दूसरा कौन सा जी? बैंक ऑफ। और इसकी मैंने आपको गोल्ड स्टैंडर्ड और ये किस तरीके से ये बैंक ऑफ इंग्लैंड डेवलप हुआ है ये मैं आपको बता चुका हूं। ये इसके ऊपर किसका कब्जा है? सारा का सारा इसका कब्जा किसका है? यहूदियों का। और यूएस की जो ट्रेजरी है, यूएस की, उसके ऊपर भी किसका कब्जा है? जूस का। असल में मैंने आपको बताया था कि वो जो है ना, क्या होता था, सोना रखवाते थे, पर्चियां देते थे। पर्चियां ज्यादा हो गई, सोना कम हो गया। फिर इन्हें जरूरत पड़ी किस चीज की? बैंक की। एक बैंक बनाओ। हुकूमतों ने कहा ये सारे के सारा हमारी इकोनॉमी के ऊपर किसका कब्जा है? इस इकोनॉमी के ऊपर यहूदियों का कब्जा है। उन्होंने कहा यहूदियों को कि भाई तुम हटो इधर से, हम इधर अपने अपनी ओर लाएंगे। लेकिन यहूदियों ने कहा सारा कुछ तो हमारे पास है, हमें इसमें मेन स्टेक होल्डर बनाओ, हमें इसमें ओहदे दो। उन्होंने कहा ठीक है जी, वो मान गए। अब इसमें तीन लोग, किसी भी मुल्क की, ये यूरोपियन या अमेरिकन करेंसी में तीन लोग हैं। एक उनकी ट्रेजरी है जो पैसे छापते हैं, एक उनकी गवर्नमेंट है, और तीसरे ये सुराफे।
जो बैंक के अब मालिक बन गए। बैंकों के मालिक कौन बन गए? ये ज्यूज लोग, जो सुराफे होते थे ये बन गए। लेकिन इन बाकी दो सेक्शन में, हुकूमत में भी आपको पता है अमेरिका की हुकूमत में जूद है, इंग्लैंड की हुकूमत में जूद है, और मॉनिटरी पूरी की पूरी किसके कंट्रोल में है? जूद के कंट्रोल में। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैक्टिक खेलना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ? कि हमें हमारा होमलैंड दो, हमें हमारा होमलैंड दो। कहां पर? ये कहां पर जगह है? हाँ, ये यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये आपने अपना आपको बता था, हमें हमारा होमलैंड दो। हाँ, ये बेलफोर डिक्लेरेशन क्या है? हमें हमारा होमलैंड दो, यानी जूइश स्टेट दो। कहां पर दो? हमें पैलेस्टीन दो। और उन्हें ये कहा है कि ये वाला पूरा का पूरा रीजन तुम्हें दे देंगे। अब देखो, एक तरफ वो कह रहे हैं कि आपस में बांट देंगे, एक तरफ शरीफ ने मक्का को कह रहे हैं तुम्हें देंगे, एक तरफ अब्दुल अजीज को कह रहे हैं तुम्हें देंगे, एक तरफ जो है इसको कह रहे हैं तुम्हें देंगे। ठीक है जी, ये यानी, और आपस में भी उनके, बरतानिया चाहता होगा कि सारा का सारा मेरा कंट्रोल हो जाए, फ्रांस चाहता होगा सारा का सारा मेरा कंट्रोल, यानी इस रीजन की इंपॉर्टेंस को समझें। और ये बात आपको पता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इस्लाम में अपने हम पढ़ चुके हैं, जब उन्होंने सिनाई पेनिनसुला क्रॉस किया, जब उन्होंने सिनाई पेनिनसुला क्रॉस किया, जब फिरौन जो है वो गर्क हो गया, ठीक है जी, तो जो है ना, उसके बाद क्या हुआ? वो सिनाई पेनिनसुला में चले गए, जो अरेबियन पेनिनसुला था, इसके नीचे यहाँ पर ये सिनाई पेनिनसुला में, यहाँ पर नीचे इजिप्ट है, इस इजिप्ट से ऊपर चले गए, आगे ऊपर। जब ये इजिप्ट में गए, ये सिनाई पेनिनसुला में आए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इन्होंने जो है अपना तालूत, एक इनका किंग बन गया, तालूत इनका किंग बन गया। और उस किंग ने, क्योंकि हजरत मूसा और हजरत हारून वफात पा गए, उन्होंने कहा कि भाई जंग लड़ो, इन्होंने कहा हम नहीं जंग लड़ते। फिर इनकी अगली नस्ल आई, उन्होंने कहा कि हमें एक किंग दे दो, उन्हें किंग दिया गया, कौन? तालूत। उन्हें तालूत किंग मिला। उस किंग की क़यादत में क्या हुआ? उन्होंने इधर लड़ाई लड़ी, और फिर उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आकर इनको क्या कर दिया? जालूत को कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद हजरत दाऊद के बाद उनका बेटा आया सुलेमान। 957 में हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने फर्स्ट टेंपल बना दिया। ये हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टेंपल बन गई। यहूदियों का ये 1000 साल पुराना क्लेम है कि हम 1000 साल पहले से, ये तो हमारा घर है। वो अपने उस क्लेम को, जो लोग ये कहते हैं कि 1000 साल पहले हमारा ये घर है, ये हमें मिलना चाहिए, जो ये बात करते हैं, इनको कहते हैं ज़ायोनिस्ट। हजरत मूसा के कौम, ये किसकी है? हजरत मूसा की कौम है, ठीक है जी। अब ये जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये हमारा होमलैंड है, इनको क्या कहते हैं? ज़ायोनिस्ट। इनको क्या कहते हैं? जो ये मैंने सारी अभी बात बताई है, वो क्या बात बताई है कि हजरत सुलेमान ने बनाया। फिर उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? उसके बाद जो है 509 में नेबुकदनेस्सर ने इनको इधर से भगा दिया, इनका टेंपल को बर्बाद कर दिया, इनके टेंपल को बर्बाद कर दिया नेबुकदनेस्सर ने। और जहां पर क्या हुआ जी? वो इनको कैदी बनाकर ले गया, कहां? इराक में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, साइरस द ग्रेट आया। साइरस द ग्रेट ने इनको पैसे भी दिए और इनको कहा दोबारा इधर आबाद हो जाओ। फिर एक और हुक्मरान आया, टिबरियस। टिबरियस ने इनको फिर इधर से बर्बाद कर दिया, और वो ये फिर सारे के सारे किधर फैल गए? यूरोप में। अब ये यूरोप में फैले हुए थे हर जगह पर। अब इन्होंने दोबारा अपने, क्योंकि इनकी परसिक्यूशन शुरू हो गई रशिया में, यूरोप में, इनको मारना शुरू कर दिया गया। तो फिर इन्होंने कहा कि हम अपना अलग होमलैंड चाहते हैं, और इन्होंने कहा हमारा तो होमलैंड वही है जो हमारी टेंपल। ये वो लोग हैं। अब यहाँ तक कोई क्लियर बात, कोई मसला, कोई मसाइल, कोई परेशानी? ये बात इतनी क्लियर है कि अब क्या क्या बातें हैं। एक बात ये है कि ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में ये रीजन था, लेकिन वो अब हारने वाला है। वो आपको पता है हार गया, और ट्रीटी ऑफ साल्ट में वो उसके साथ हुई है, ठीक है जी, कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और वो फिर बाद में आपको पता है कौन सी ट्रीटी हुई है? ट्रीटी ऑफ लोजान। 1923 मुस्तफा कमाल अतातुर्क के साथ ट्रीटी ऑफ लोजान हुई है। और ट्रीटी ऑफ लोजान में मुस्तफा कमाल अतातुर्क मान गया है कि ये इलाके किसके हैं? फ्रेंच के और ब्रिटेन के।
ये दोनों, ये सारे इलाके, और उसने कहा सिर्फ और सिर्फ मुझे तुर्की दे दो। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने क्या कहा है, सिर्फ मुझे तुर्की दे दो, बाकी ये इलाके वाकई आपके हैं, मैं इन इलाकों पर क्लेम अपना नहीं करता। अब एक जो प्लेयर था वो इधर से निकल गया, एक प्लेयर, इसके ऊपर बहुत सारी मिथ्स भी बनी हुई हैं कि उन्होंने कहा कि हम आपसे नहीं लड़ते, हम ये हिजाज मुकद्दस में खून खराबा नहीं करना चाहते, ये है तो वो, इस तरह के ऊपर बहुत सारी इसके ऊपर बातें बनी हुई हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि तुर्की अपने उस हक से दस्तबरदार हो गया और उसने इस इलाके को अपना इलाका नहीं कहा। अब उसने कहा कि ये जी किसका इलाका है, फ्रांस का और ब्रिटेन का। और फ्रांस और ब्रिटेन के मैंडेट पे कौन कौन से इलाके आए, फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस के पास कौन सा रीजन आया, कौन सा मैंने बताया था, हाँ फ्रांस के पास कौन कौन सा, इन सब इलाकों में से फ्रांस के पास कौन सा गया, इनमें से बताओ, आप लोग भी बताओ, आप लोगों को देखो पिछला कोई याद भी है। फ्रांस के पास गया। यार ये फजूल बातें हैं नुमान भाई, आज कहने का मकसद है कोई इस तरह से आकर बात कर दे, इंडिया में कोई बात कर दे कि इंडिया तो इकट्ठा था, हम दोबारा इसको इकट्ठा हो गया, 100 साल हो गए, 2047 में, 1947 से 2047 तक क्या हो जाएगा, हमारे हमें भी तो 100 साल हो जाएंगे पूरे, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बातें हैं, ये तो फजूल बातें हैं। हाँ, सीरिया और लेबनान, फ्रांस के पास कौन से इलाके हैं जी, सीरिया और सीरिया और लेबनान। और यूके के पास कौन से इलाके हैं, हाँ इराक, फलस्तीन, फलस्तीन, और उसके बाद जॉर्डन, और उसके बाद अरेबियन पेनिनसुला। ये क्या है, ये दोनों मैंडेट है, ये फ्रेंच मैंडेट के ऊपर एरिया है और ये यूके मैंडेट के ऊपर एरिया है। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक बातें सारी समझ आ गई। अब ये रीजन आपका क्लियर होता जा रहा है। अब इस रीजन में क्या हुआ, ये जो शरीफ है ना मक्का है ना, इनको खुश करने के लिए इसके थे जो है दो बेटे। कौन से बेटे, एक है इसका बेटा, ये शरीफ है ने मक्का का, अब इस रीजन को बांटा जा रहा है, जो इसका नाम शरीफ है ने मक्का का क्या नाम है, हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली इसका नाम है, शरीफ है मक्का का। ये मक्का और मदीना जो दो इलाके हैं इनके कंट्रोल में है, ठीक है, ये उनके वली वाली हैं, वाली मक्का है, ठीक है जी, खादमैन शरीफैन हरीमैन, तो ये सारा जो टर्मिनोलॉजी आप सुनते हो, हुसैन इब्ने अली। अब इसको ये बैठ गया, इसको दे दिया सऊदी अरेबिया, हुसैन को क्या दे दिया, सऊदी अरेबिया। इसका एक बेटा था फैसल, और फैसल को कौन सा रीजन दे दिया, फैसल को दे दिया इराक का रीजन, ठीक है जी। और इसको जॉर्डन जो है, जॉर्डन, इसके दूसरे बेटे अब्दुल्ला को दे दिया, जॉर्डन किसको दे दिया, इसके दूसरे बेटे अब्दुल्ला को दे दिया। और ये खुद क्या कहां पर है, सऊदी अरेबिया में। अब सऊदी अरेबिया का पूरा रीजन जो था उसके अंदर आपको पता है कुछ और भी रीजन थे। अब उसमें जो रीजन है कुवैत, और उसके बाद यमन, और जो है ओमान और यूएई, ये वाले रीजन ब्रिटिश ने अपने पास रखे हुए, ये वाले रीजन किसी को नहीं दिए, सिर्फ कौन से, ये तीन रीजन इसको दे दिए, इराक दे दिया है किसको, इसको, और जो जॉर्डन दे दिया है किसको, यानी सारा कुछ हुसैन को दे दिया जो शरीफ है ने मक्का। एक तो ये बात होगी, अब इसका इन इलाकों का फैसला हो गया।
अब फ्रांस ने अपने इलाकों का क्या किया? फ्रांस ने अपने इलाकों को मजीद तोड़ा। एक इसने बनाई, सीरिया को तोड़ा, स्टेट ऑफ अलेपो। अलेपो जो है एक सीरिया का शहर है, उसके गिर्द एक स्टेट बनाई, स्टेट ऑफ अलेपो। सीरिया को तोड़ा। और सीरिया के जो है, सीरिया के साउथ में इसने बनाई एक दरूज स्टेट। ठीक है जी, दरूज स्टेट। और सीरिया के वेस्ट में इसने बनाया एक अलविती स्टेट, एलवाइटाई, एलवाइट, अलवी स्टेट, यानी अलवी स्टेट आप लिखो, अलवी स्टेट, एक अलवी स्टेट बनाई। ठीक है जी। और इसने एक बनाया लेबनान। लेबनान, ये लेबनान तो अलग था ना? ना नहीं, लेबनान भी नहीं था, ये सारा कुछ था, इसका नाम सीरिया। ग्रेटर सीरिया। ये सिर्फ और सिर्फ इसका पूरे का नाम क्या है? सीरिया। अब ये सीरिया को इतने हिस्सों में, इराक भी सीरिया में था, ये जो है सीरिया भी सीरिया में था, लेबनान भी सीरिया में था, जॉर्डन भी सीरिया में था। ठीक है जी। जॉर्डन तो दे, ये तीन रीजन जो है, ये किसको दे दिए? हुसैन इब्ने अली को, हुसैन शरीफ है ने मक्का को। अब ये स्टेट ऑफ अलेपो, दरूज स्टेट, और ये अलवैटी स्टेट, और लेबनान। अब लेबनान में थोड़ा सा मसाइल थे, लेबनान में कुछ क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है। क्रिश्चियन, इसलिए अब इसे अलग किया गया। इस रीजन को क्या किया? अब उनकी हरकतें चेक करो, कैसे इस रीजन को वो डिस्प्यूटेड बना रहे हैं और कितने टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, कि ताकि यहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी ना बन सके और हम इन सब मुल्कों के साथ खेल सके। बाद में ये पूरे के पूरे इलाके हमारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि सऊदीया का ऑयल वेल्थ जो है वो डिस्कवर हो चुका है, कि और ये जो सऊदीया वाला जो रीजन है ये भी हमारे कंट्रोल में रहे। उनकी ये सारी प्लानिंगें चल रही कि इसके ऊपर वो जो रशियन रेवोल्यूशन वाले हैं, कम्युनिस्ट हैं, उनका कब्जा ना हो सके, क्योंकि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अब तक आ चुका है। ये बात की बातें कर रहे हैं हम कब की? जब वर्ल्ड वॉर एंड हो गया और आफ्टर 1923, आफ्टर 1923 की हम ये बातें कर रहे हैं, और वहां पर यूएसएसआर बन चुकी है। अब यहाँ पर पानी पीना, ठीक है? समझ आई? कोई सवाल है तो पूछो मेरे से। ये मुल्क बनते गए। हाँ, ये अभी अभी बनेंगे। देख रहे हो, ये सारा एक मुल्क था। सीरिया। इस रीजन को बड़े अच्छे तरीके से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है ना? और तो सारी सात रंग इसी हाँ, ये शुरू से जब से हिस्ट्री कायम हुई है उस वक्त से ये रीजन जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है। ये रीजन सबसे ज्यादा, अच्छा इसकी तस्वीर बना लो। ठीक है, कोई सवाल नहीं आ रहा? रिपीट करते हैं। अच्छा, रिपीट करते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि ऊपर से चलनी तो नहीं गई सारी चीज। अच्छा, रिपीट ऐसे देखो,
आज सवाल आता है, असल में आप लोग पढ़े रहते हैं सवालों के पीछे। आज भी सवाल आता है कि नहीं आता? जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला, हाशमाइट किंगडम, ये वाहिद आज सिर्फ ये वाला रीजन है जो आज रह गया, बाकी सारा रीजन मुख्तलिफ हो गया। अब ये आपकी तस्वीर बन गई है, ठीक है जी। अब इसमें मैं थोड़ी सी पॉइंट इसको मैं करता हूं। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गई। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई, जिसमें जर्मनी के ऊपर जो है वो क्या कर दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े, उसकी थोड़ी थोड़ी टेरिटरी भी ले ली, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी, और उसके ऊपर बहुत सारे मामला हो गए। ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के साथ ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन हो गई, जिसके जरिए से उनके भी बहुत सारे टुकड़े कर दिए, और वो हमने पढ़ चुके, ठीक है जी। उसके अंदर से चेकोस्लोवाकिया निकाल लिया गया, उसमें से जो है हंगरी निकाल लिया गया, उसमें से काफी सारे इलाके निकाल लिए गए, ठीक है जी। उसमें से बहुत सारे इलाके निकाल लिए गए। और इसी तरीके से जो है आपका जो ये ईस्टर्न साइड वाला रीजन है, जो ये ऑटोमन अंपायर है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो वो है, पंखा बंद कर दो, आवाज मेरा ख्याल इस वजह से भी। हाँ, ये जो ऑटोमन अंपायर वाला इलाका है, ये रीजन भी क्या है जी, ये रीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रीजन के साथ क्या हुआ है, आप देखो, ऐसा किसी रीजन के साथ भी उन्होंने नहीं किया। बेशक ठीक है, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के साथ ऐसा किया, अब समझो बात को, ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के साथ ऐसा किया, लेकिन ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर कैसा अंपायर था बताओ, अपने आप से जवाब दो। उसकी एथनिसिटी कैसी थी? हाँ, उसमें वो मल्टी एथनिक जगह थी ऑस्ट्रियो हंगेरियन, और उसका बांटना बनता भी था कि उसमें इतने सारे जबान बोलने वाले, इतने सारे डिफरेंट कल्चर वाले, लेकिन ये पूरा का पूरा रीजन कौन सी जबान बोलता है? अरबी। बात को समझो। और ये सारा यहाँ पर ओवरवेलमिंग कौन सी मेजोरिटी है? मुसलमान। यहाँ पर सारे के सारे मुसलमान हैं, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी कौन सी है? मुसलमानों की। लेकिन फिर भी इसके साथ ये हशर किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये एरिया ट्रेड के एतबार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो सुएज कनाल बन चुकी है। अब जो है यहां से ट्रेड, यूरोप के जरिए से ट्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी की पूरी चाइना से ट्रेड कैसे होनी है? इधर से। पूरी की पूरी इंडिया से ट्रेड कैसे, कहां से होनी है? यहीं से। ब्लैक सी से यहीं से तो होने जो है तुर्की से। हाँ, यानी अगर रशिया को भी देखो तो रशिया ने भी ऐसे आना है, इधर से आना है, जी सर, बाइबेरियन से। बिल्कुल। अगर उधर से भी देखें तो इधर से आना है। और जर्मनी और ऑटोमन अंपायर क्या कोशिश कर रहे थे? वो कह रहे थे कि हम सेंट्रल से शुरू करें, जर्मनी से शुरू करें, बल्गारिया, बल्गारिया से लेकर ओटोमन अंपायर, ओटोमन अंपायर से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से फिर क्या हम चले जाएंगे जी स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका से इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारा रीजन। वो एक ट्रेन बिछाने की बात कर रहे थे और एक मैरीटाइम रूट डिस्कवर करने की बात कर रहे थे। इसलिए तो ओटोमन अंपायर ने जर्मनी का साथ दिया, इसीलिए जर्मनी का साथ दिया था कि ये पूरा एक कंट्री, उन्होंने कहा कि हम ये वर्ल्ड ऑर्डर ही तब्दील कर देंगे, जो कि वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेट कर रहा है यूके के थ्रू। यूके इस वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट कर रहा है बाय अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के अंदर से इसकी पूरी की पूरी ट्रेड होती है, और ये इसने अफ्रीका को पूरे को कॉलोनाइज किया हुआ है। यहाँ से होता हुआ ये इंडिया में भी इसकी कॉलोनियां हैं, एशिया में भी कॉलोनियां हैं। हम इसके इस ऑर्डर को तब्दील कर देंगे। हम क्या करेंगे, जर्मनी की आपको पता है वो ऑस्ट्रिया हंगेरी, वो भी आपस में दोनों अलाइड है। उसके बाद बल्गारिया भी इनके साथ अलाइड है। ये तीनों के दरमियान एक ट्रेन बनाएंगे और उस ट्रेन को इस्तांबुल से कनेक्ट कर देंगे किधर? तुर्की। तुर्की के साथ क्या है आपका? ईरान। ईरान के इधर क्या है? ईरान के इधर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इधर नीचे चले जाते तो पूरा का पूरा ये वाला रीजन। तो इस रीजन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है, और ये सारे मामला अब हो रहे हैं। अब इस रीजन के जो प्लेयर्स थे, मेन प्लेयर, वो क्या थे तो इधर ऑटोमन एम्पायर, और ऑटोमन एम्पायर जो थी वो उसके खिलाफ बगावत की हिजाज वाले एरिया में शरीफैन मक्का ने, और नजद वाले इलाके से जो है किसने बगावत की? अब्दुल अजीज इब्ने साउद ने। अब्दुल अजीज इब्ने साउद ने हिजाज वाले, नजद वाले रीजन से उसने बगावत की, और उनको बगावत पे भड़काने वाला कौन था? लॉरेंस ऑफ अरेबिया।
उन्होंने इसको किसके खिलाफ, ओटोमन एम्पायर के खिलाफ भड़काया, और ये वाला जो रीजन था ओटोमन एम्पायर का, ये वाला रीजन ओटोमन एम्पायर से छीन लिया गया। और अब इसके ऊपर जो है शरीफा ने मक्का को ये वाले इलाके दे दिए हैं। अब नजदियों के साथ क्या होगा ये आगे हमने देखना है। देखो ज्यादा तो नहीं है ना, बिल्कुल आम सी बात है, हल्की सी बात है, समझ आइए बात। हाशमाइट किंगडम यही है कि ये जॉर्डन जो है हाशमाइट किंगडम है, और अब्दुल्ला फर्स्ट इसका रूलर है। और आजकल कौन है अब्दुल्ला सेकंड? आजकल कौन है अब्दुल्ला सेकंड? इस अब्दुल्ला फर्स्ट का बेटा। बस इतनी सी बात है यार। 1900 किसकी बात है? जॉर्डन बहुत बना है ना ये अभी 1925 की बात है, ये 1925 में स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद उसका बेटा आ गया, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब ये जॉर्डन वाला जो एरिया है, अब ये मैं मिटाने लगा हूं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज, अब यहां पर ये जो नजद वाला एरिया है, इन नजदियों को अब्दुल अजीज इब्ने सऊद को क्या कहा, सऊदी अरेबिया ने और ब्रिटेन ने इनको दिए असला। असला देकर इसने सऊदी अरेबिया के ऊपर करना शुरू कर दिए हमले। इसने अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने, और है ना, अभी नहीं बना। अभी ये शरीफ खान मक्का के पास है, हुसैन इब्ने अली के पास है। अब हुसैन इब्ने अली से 1925 में सऊद अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने टेक हिजाज, हिजाज ले लिया, हिजाज। क्योंकि और उस वक्त इस हुसैन इब्ने अली का बेटा था अली इब्ने हुसैन। 1925 में ये इसको इसके तीसरे बेटे ने, तीसरा जो इसका बेटा था अली इब्ने हुसैन, उसने क्या कर दिया, दस्तबरदार कर दिया। ये रिजाइन कर गया, और अली इब्ने हुसैन को अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने हमला करके हरा दिया। और अब सऊदी अरेबिया स्टैब्लिश हो गया कब? 1932 में। ये नजदी खानदान है, मतलब सऊदी की हुकूमत का। हाँ, अब ये जो है नजदी खानदान 1744 से, नजद में इन्होंने 1744 में दो खानदान थे, एक अब्दुल वहाब का खानदान और एक ये नजदी खानदान। उन्होंने 1744 में फर्स्ट सऊदी स्टेट कायम की थी, 1744 में। लेकिन उनकी हुकूमत इधर नहीं थी, हिजाज वाले रीजन पर, वो नजद में है। और उन्होंने कहा था कि हम इस रीजन के अंदर भी अपना कंट्रोल लेंगे। और फिर उन्होंने मुआहिदा किया था, और इन दोनों की आपस में शादियां हुई थी, मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है जी, मैट्रिमोनियल अलायंस है। रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके अंदर क्या हुआ जी, मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ इन दोनों के दरमियान। यानी वो जो अब्दुल वहाब वाला रीजन था, उसके बाद अब ये 1932 में भी अभी भी वो दोनों अलायंस में ही है। वो 300 साल पुराना जो अलायंस है वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। समझ आ रही है बात की? नजद और हाशमिट किंगडम को ना, वो तो उसका दूसरा बेटा था ना बेटा। ये जॉर्डन में तो जो हुसैन इब्ने अली का बेटा है, ये सन है, इसका बेटा है ये सन, हुसैन इब्ने अली का जॉर्डन। यानी बरतानिया ने एक बेटे को जॉर्डन दे दिया, एक बेटे को इराक दे दिया, और खुद बाप को सऊदी अरेबिया का जो मेन लैंड है वो दे दी। अगर हम थोड़ा सा इसका मैप बना लें तो ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। अभी बना देते हैं, ठीक है? अब इसकी तस्वीर बनानी है तो बना लो दोबारा, एक और फिर बना लो। बाप की जो एरिया को कब्जा किया था जगह, हाँ बेटी अपनी जगह पे थी। हाँ, बेटे तो थे। और नहीं, लेकिन फिर बाद में जो वो है ना, इराक जॉर्डन वाला जो है, जॉर्डन वाला तो रह गया, लेकिन वो जो
इराक वाला था वो खत्म हो गया। उसके बाद इराक में आ गई बाथ पार्टी। इराक में बाद में बाथ पार्टी आ गई, जो सद्दाम हुसैन बाद में 1959 में क्या करेगा, उसकी वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। इराक में जो रेवोल्यूशन आएगा 1959 में खत्म हो जाएगा ये नजर वाले तो सऊदी अरब तक ही रहेगा। हाँ नजर वाले जो चाहिए हाँ वो इधर ही रहेगा सऊदी अरब तक। हाँ। याद नहीं। बस ये आप अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो है ना अपने मामले क्लियर कर लो, ठीक है जी। तो आप पूरी अपनी हिस्ट्री बना लो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, तो आपका मामला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपका बिल्कुल मामला क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं ये बनाऊं यहां पर, ये आपका क्या हो गया जी, यूएई, ठीक है जी। ये आपका क्या हो गया, आज का बनाऊंगा मैं, कतर। ये क्या हो गया आपका, कतर। और यहां पर हो गया आपका बहरीन, ठीक है जी। और ये आपका हो गया ओमान, और ये हो गया आपका यमन। ये आपका सऊदी अरेबिया हो गया। और इस सऊदी अरेबिया के साथ आप यहां पर बनाओगे ये गल्फ ऑफ आकबा। ये आपका सऊदी अरब के पास है, जॉर्डन के पास। ये गल्फ ऑफ आकबा, ये है गल्फ ऑफ आकबा। ये कौन सी है, गल्फ ऑफ आकबा। और ये क्या है जी आपका, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है जी। अब इस सिनाई पेनिनसुला के इस तरफ क्या है, ये है आपका इजराइल और पैलेस्टाइन, ठीक है जी। और इस इजराइल और पैलेस्टाइन के बिल्कुल ऊपर क्या है जी, लेबनान, ठीक है जी। इस इजराइल और पैलेस्टाइन के ऊपर क्या है जी, लेबनान। और इस लेबनान के ये आपका एरिया क्या है जी, ये आपका एरिया हो गया ये जॉर्डन, ठीक है जी। और ये आपका क्या हो गया, सीरिया, ठीक है जी। ये सीरिया हो गया और वो आपका जॉर्डन हो गया। ये आप थोड़ा सा इसको इधर बना लो। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रीजन आपका इराक, ठीक है जी। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। तो ये आपका सिनाई पेनिनसुला, ये आपका इजराइल और पैलेस्टीन, ये वाला ये इजराइल और पैलेस्टीन, ये पूरा का पूरा रीजन। ये देखो ये इतना सा रीजन है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जो है मामला क्यों है। अब इस मामला ज्यादा होने की वजह क्या है, इसलिए मामला ज्यादा है, ये है आपका रेड सी। ये आपका क्या है, रेड सी। और ये वाला आपका क्या है जी, रेड सी के इस तरफ ये मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, यानी मेडिटेरेनियन को भी कोस्ट लगती है और उसको भी कोस्ट लगती है। और आपका यहां पर फिर आप ऊपर क्या है जी, तुर्की। और ये आपका फिर किसको कनेक्ट कर देता है जी, यूरोप से। फिर आपका इधर यूरोप से इसको कनेक्ट कर देता है। और यहाँ पर आपका ये कौन सा है जी, गल्फ ऑफ ओमान, और ये पर्शियन गल्फ। यानी ये खिता सबसे इंपॉर्टेंट खिता है दुनिया का। और इसलिए इंटरव्यूज में इस खिते के मुतालिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो इसके ऑयल वेल्थ की वजह से, और दूसरे नंबर पर क्योंकि ये मुस्लिम एम्पायर का
बेसिकली किला रहा है जब भी मुस्लिम एम्पायर रही है। तो इसके अंदर जो है, क्योंकि हम बीइंग ए मुसलमान, हमारी जो एम्पायर थी वो कहां पर चली गई, क्या वजूहात हुई हमारी एम्पायर खो जाने के, और हमारी जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी वो क्यों चली गई। आज हमारी इस सेंट्रलाइज अथॉरिटी को एक छोटा सा इलाका इजराइल वो क्यों लीड कर रहा है। ठीक है जी। इस इजराइल का टोटल एरिया कितना है, 22,000 किलोमीटर। ठीक है जी, यानी आपके चार्ली से आधा, आपकी जो एक डिस्ट्रिक्ट चार्ली है उससे आधा एरिया, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर। समझ आइए बात की। अच्छा, अब इसमें हम बात कर रहे हैं, ये है आपका मक्का, ये है आपका मदीना, और यहां पर है आपकी हिजाज माउंटेन, और ये इलाका है जिसे कहते हैं नजद, जहां पर रियाद उनका रॉयल कैपिटल है। ये है वो इलाका, ये यहाँ के जो हुक्मरान थे फिर वो इधर आ गए। ये है मक्का, ये है मदीना, और ये है आपका रियाद आज। ठीक है, नजद, नजद का एरिया। समझ आइए बात की। तो ये भाईजान बात है सारी, ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट एरिया है, और इसलिए इसका जो है ना सारा का सारा मामला चल रहा है। ठीक है जी। और अब हम कहां तक पहुंचे, सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया एस्टेब्लिश हो गया 1932 में। तो 1932 में क्या हो गया जी, सऊदी अरेबिया एस्टेब्लिश हो गया। अब उस 1919 के बाद, उस 1919 के बाद क्या हुआ है जी, माइग्रेशन शुरू हो गई है पूरे यूरोप से, पूरे यूरोप से 1919 के बाद जो है, जब वर्ल्ड वॉर बिल्कुल एंड हो गई है और माइग्रेशन शुरू हो गई है, ज्यूज माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप टू पैलेस्टाइन। हो गया था कामयाब बेल्फोर। हाँ, नहीं कामयाब अभी नहीं हुआ, तो ये की जा रही ऐसे नहीं, उनको यानी अब जब उनकी प्रोसिक्यूशन शुरू हुई यूरोप के अंदर, उनको इजाजत मिल गई है, क्योंकि फलस्तीन किसकी कॉलोनी है, फलस्तीन किसकी कॉलोनी है, यूके की, यूके का मैंडेट है। और यूके ने क्या कहा है, यूके ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसने कहा मई 1948 में, आई विल लीव पैलेस्टाइन। उसने क्या कहा है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब 1922 से लेकर इन लोगों ने क्या किया, माइग्रेशन की यूरोप टू फलस्तीन, एंड परचेज्ड लैंड फ्रॉम अरब पीपल। इन्होंने परचेज कर ली लैंड, किससे जी, इन्होंने परचेज कर ली लैंड किससे जी, परचेज कर ली इन्होंने लैंड अरब लोगों से, और उन्हें जो है ना अपनी वहां पर स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दी 1900 तकरीबन 22 से लेकर 1922 से लेकर आगे तक ये जाना शुरू हो गए। लैंड इन्होंने परचेज करना शुरू कर दी किससे जी, इन्होंने परचेज करना शुरू कर दी लोकल लोगों से। अब जो है, जब 1913 में इनकी कितनी पॉपुलेशन थी, 7% इन पैलेस्टाइन। हाँ जी, 7% पॉपुलेशन थी इनकी, जब जो है अभी माइग्रेशन शुरू नहीं हुई। उसके बाद इनकी कितनी पॉपुलेशन हो गई, उसके बाद इनकी 30% पॉपुलेशन हो गई। अब 30%। हाँ जी, अब
यानी इतना इन्होंने अपना असर रसूख उधर बना लिया। अब जो है हुआ ये, और अब लेबनान जो है, लेबनान जो मुल्क है, इसमें 2005 में रफीक हरीरी असैसिनेटेड। अच्छा, अब लेबनान क्या हुआ जी, इन सब रीजन ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, क्योंकि वो जब हम इंशाल्लाह सेकेंड वर्ल्ड वॉर को थोड़ा सा पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आपकी एक आइडिया के लिए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये सारे मैंडेट खत्म हो गए थे और ये ममालिक क्या हो गए हैं, आजाद होते गए। और अब उसका 2005 में जो है एक प्रेसिडेंट है रफीक हरीरी। अब लेबनान की पॉपुलेशन मैंने आपको क्या बताई है, क्रिश्चियन, आदि क्रिश्चियन। और इधर क्या असूल है, इधर असूल है पीएम मुस्लिम और प्रेसिडेंट कौन बनेगा जी, क्रिश्चियन। और माइकल ऑन आपको पता है इनका प्रेसिडेंट। माइकल ऑन इनका प्रेसिडेंट है। लेबनान की डाइवर्सिटी की वजह से अब इसके अंदर जो है क्रिश्चियंस को और इसको जो है वो जगह दी है। उसके बाद अब रफीक हरीरी की असैसिनेशन के बाद इसका जो है वो बेटा आया है, रफीक हरीरी के बाद वो साद हरीरी। ये प्रेसिडेंट था या पीएम था, प्राइम मिनिस्टर। आजकल ये अभी इसने भी रिजाइन कर दिया है, साद हरीरी ने भी रिजाइन कर दिया है। अब इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स अभी लिख लो, हम इनको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम अपना मैप वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, अब इन पॉइंट्स को हम जो है इस्टेब्लिश करेंगे और इंशाल्लाह कनेक्ट करते जाएंगे। अब आपका जो ये इजराइल वाला पोर्शन है, इसमें अब लैंड का क्या चक्कर हुआ, ये जो लैंड थी उनको तो कहा गया था ये पूरा का पूरा रीजन उनको देना, यहूदियों को देना, लेकिन इनको भी पूरा का पूरा रीजन नहीं दिया गया। इनको क्या किया गया, क्योंकि इनकी 30% पॉपुलेशन है। अब फलस्तीन के जो इंपॉर्टेंट रीजन हैं वो लिख लो, फलस्तीन इंपॉर्टेंट रीजन। अच्छा, एक है इनकी सी पोर्ट टेल अवीव, हाइफा सी पोर्ट, हाइफा, टेल अवीव, हाइफा। उसके बाद जो है इसके बाद रमल्ला, रमल्ला जो है ये इनका किस जगह पर है, एक एरिया है वेस्ट बैंक। अब ये मैं थोड़ा सा आपको बड़ा सा नक्शा बनाकर हल्का सा, हाइफा की सी पोर्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको, ये देखो, अब यहां पर हम ये बना लेते हैं, ये इसका बड़ा नक्शा, ठीक है जी। आपको मैं कहता हूं ये आपका इजराइल और फलस्तीन है। अब यहां पर है आपका इस जगह पर, इसको कहते हैं सी, इसको थोड़ा सा हम, कोई और जगह है, हाँ ये जगह ना, ये वाली जगह है, हाँ चलो अच्छा हम इसको मिटा देते हैं, ये तस्वीर बनाना है इसकी। बना ली? ठीक है। भाईजान ये आपका है ना, अगर सी ऑफ गलीली, ये क्या है, सी ऑफ गलीली। अब इसके यहां पर इस तरफ एक रिवर है जिसे कहते हैं जॉर्डन रिवर, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जॉर्डन रिवर। इस जॉर्डन रिवर के बाद यहां पर एक रिवर है, सी है, जिसे कहते हैं डेड सी। इसी को क्या कहते हैं, डेड सी। इस डेड सी से
400 मीटर के फासले के ऊपर क्या है, इस तरफ अगर हम 400 मीटर चले जाएं तो आपका क्या है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है जी। और इस सी ऑफ गलीली के, अब यहां पर आपने समझना है, इस जॉर्डन रिवर के इस तरफ, इस रीजन को क्या कहते हैं, वेस्ट बैंक। इस रीजन को क्या कहते हैं, वेस्ट बैंक। अच्छा, अब इस वेस्ट बैंक के इस तरफ, ठीक है, ठीक है, आपका ये हो गया वेस्ट बैंक। अब इस वेस्ट बैंक के इस तरफ ये आपका मैंने मेडिटेरेनियन सी बना दिया। मेडिटेरेनियन सी, अब यहां पर करके टेल अवीव, ठीक है जी। अब वो मैंने जगह लिख दी आपको, ये जी टेल अवीव। इसके बिल्कुल साथ ही यहां पर कर क्या है जी, हाइफा, ठीक है जी, हाइफा और जफा, ठीक है जी, हाइफा और जफा। अब वेस्ट बैंक आपके क्या है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट पर है, ठीक है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट पर है। और अब यहां पर ये वाला एरिया, और आपको इधर इसके नीचे पता है क्या है, सिनाई पेनिनसुला, और इस तरफ आपको पता है क्या है जी, गल्फ ऑफ आकाबा। ये गल्फ ऑफ आकाबा, और ये जो है ये गल्फ ऑफ आकाबा, गल्फ क्योंकि देखिए नैरो नहर उसके अंदर, और आपका जो है रमल्ला इधर है आपका वेस्ट बैंक। और यहां पर वेस्ट बैंक के इस तरफ एक रीजन है जिसे कहते हैं जेरूशलम, जिसे क्या कहते हैं, जेरूशलम। और यहां पर ये वाली कौन सी पट्टी है, गाजा स्ट्रिप। क्लियर होगी बात। ये वेस्ट बैंक का एरिया है, और ये जो है आपके पास जो है आपका तल अवीव, जाइफा, और ये आपकी कौन सी पट्टी है जी, गाजा पट्टी। अब ये 3 रीजन है, एक ये रीजन है, एक वेस्ट बैंक का रीजन है, और एक गाजा पट्टी है। क्लियर हो गया, गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है, और ये वाला रीजन है। अब ये वेस्ट बैंक, ये रमाला जो था, ये वेस्ट बैंक में आता है। हाँ, रमल्ला जो है किधर आता है, वेस्ट बैंक के ऊपर, वेस्ट बैंक के अंदर ये है। अब आपके इस रीजन में, आपके इस रीजन में 2 कौमियतें आबाद हैं। कौन सी कौमियत, एक है ज्यूज और एक है अरब्स। अब उस ज्यूज की मैंने आपको पॉपुलेशन बताई, और अब हुआ क्या, अब इसके इस तरफ क्या है, जॉर्डन, इसके ऊपर क्या है, सीरिया, लेबनान, इसके ऊपर क्या है, लेबनान, ठीक है जी। और इसके इस तरफ क्या है, ये है गोलान हाइट, सीरिया, गोलान हाइट सीरिया, इस तरफ है। समझ आ गई बात क्या, सी ऑफ गलीली, डेड सी, ये सारे सवाल आते हैं बीपीएससी में, और इंटरव्यू में इनको, जब आप इन सवालों के पेपर में जवाब दे रहे हो, इसका मतलब इंटरव्यू में आपको वो पता होने चाहिए, लेकिन हमने क्या मारा होता है, रट्टा। अच्छा, और ये आपके पास जो क्या है, सिनाई पेनिनसुला। अब ये आपको समझ आ गया, और इसमें थोड़े से क्रिश्चियंस भी हैं। अब यूके ने क्या कहा है कि मैं जो है क्या करूंगा जी, मैं चला जाऊंगा इधर से 1948 में, मई 1948 में मैं इधर से चला जाऊंगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने, ये तो सबको ही पता होगा कि यहूदियों के साथ क्या किया,
हल्का सा आपको आइडिया है, वो हमने पढ़ना है, लेकिन हम आपको आइडिया है। उनकी प्रोसिक्यूशन की गई बहुत ही, उन्हें गैस चैम्बर के अंदर जो है उनको क्या कर दिया गया, उनको बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया गया। इवन के क्या कर, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक तो वो बैंड पहना देता था, साइन लगा देता था यहूदियों के ऊपर कि तुम यहूदी हो, तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर उसको क्या करता था, उन्हें कहता था आओ तुम्हें नहलाने जाना है, तुम बहुत मैले हुए हो, क्योंकि उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा होता था। उन कंसंट्रेशन कैंप्स में उनको रोटी नहीं दी जा रही होती थी, उनको कुछ नहीं दी जा रही होती थी, लेकिन उनकी गोलियां जो है वो खत्म होने वाली है। गोलियां वो जाया नहीं करना चाहते यहूदियों को मारने के लिए। फिर उन्होंने एक गैस चैम्बर बनाया। उस गैस चैम्बर में क्या किया, यहूदियों को कहते थे आओ, यहूदियों को आते थे, कहो तुम्हें नहलाना है, हमने नहलाना है, तुम्हारे जरासीम वगैरह सारे खत्म हो जाएंगे। फिर उनको लड़के, लड़कियां, बच्चियां, बच्चे सब कुछ लाइनें लगवाते थे। लाइनें लगवाकर फिर वो क्या करते थे, उनकी बाल सारे काट देते थे, कहते थे ये तुम्हें बाल तंग कर रहे हैं। उनको सबमिशन के जरिए कि ज्यादा हमें रेजिस्ट ना करें, उनके बाल उनको गंजा कर दिया, सबको, लड़कियों को, लड़कों को, बच्चों को, सबको गंजा कर दिया। फिर उनको कहते थे तुम जो है ना ये अपने कपड़े उतारो, क्योंकि वो बेचारे कहती हैं सारों के कपड़े उतरवा के अब वो चल रहे हैं बरहना लाइनों में। फिर उसके बाद उन्हें कहते थे जाओ भाई अंदर जाओ, क्या नाम है, सारे एकदम नहाओ जाओ। जैसे वो अंदर जाते थे, पीछे से गैस चैम्बर बंद होता था, और उसके अंदर इस तरह की गैसेस थी, केमिकल गैसेस थी, कि उनको बिल्कुल वो डिफ्यूज कर देते थे। उनको क्या कर देते थे, बिल्कुल डिफ्यूज, और उनकी खाद बन के खेतों में चली जाती थी। कोई जो एक उनका वो कहते थे कि ये इनके मरने के बाद इनकी बदबू आएगी, उस बदबू से भी छुटकारा हासिल, कोई उनका यानी फॉसिल्स क्रिएट ही नहीं हुए जिससे उनका कोई मसला हो। इस तरीके से, और इस अमल को कहते हैं हॉलोकॉस्ट। ठीक है जी, इस अमल को कहते हैं। ये हुआ, तो इस सारों के बाद क्या हुआ, ज्यूज भागे फिर किस तरफ, अरब फलस्तीन की तरफ, अपने होमलैंड की तरफ। ये तो अब यहां पर जब भागे, और यूके ने क्या कहा हुआ है, यूके ने ये कहा हुआ है कि 14 मई 1948 पे हम चले जाएंगे। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन जो है वो स्टेट ऑफ इजराइल अनाउंस कर देता है। यहूदी है, ये यहूदी है, और उनका बहुत बड़ा लीडर है डेविड बेन गुरियन, और ये क्या बन जाता है, उनका पहला प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पीएम। अब इस 14 मई को मुसलमान क्या कहते हैं, यौमे नाकाबा। इसको क्या कहते हैं, यौमे नाकाबा, यानी ब्लैक डे। अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा, अब यहाँ पर देखो लेबनान है, यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर जॉर्डन है। इस जॉर्डन के इस तरफ आपको पता है क्या है जी, आपका पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला, आपका यानी अरब के बिल्कुल इस तरफ क्या है आपका, ये सीरिया, पैलेस्टीन, और इसके नीचे आपको पता है क्या है आपका, इजिप्ट। अब ये सारे के सारे लोग, अब इसमें आप देखो कि इजिप्ट, सऊदी, जॉर्डन, और उसके बाद सीरिया, ठीक है जी, सीरिया, और उसके बाद इराक, ये सारे मिलकर कितनी फोर्सेस हैं, 2 2 4 5, ये 5 मुल्क मिलकर हमला कर देते हैं किसके ऊपर, 1901 अरब इजराइल वॉर। ठीक है जी, और इस वक्त जब ये ऐलान करते हैं, इस ऐलान को, ये बात लिख लो, हम करके यहां पे लिख देते हैं, हैरी ट्रूमैन
एक्सेप्टेड या रिकग्नाइज स्टेट ऑफ इजराइल। हैरी ट्रूमैन जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं वो इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं जी, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। हालांकि उससे पहले जो फ्रैंकलिन डिलानो रोजेवेल्ट हैं, जो अमेरिका के 4 टाइम प्रेसिडेंट हैं, फ्रैंकलिन डिलानो रोजेवेल्ट सऊदी अरेबिया को यकीन दिलाते हैं कि हम यहाँ पर इनका कोई साथ नहीं देंगे, लेकिन दे देते हैं मजबूरी। अब होता क्या है, ये जो वॉर होती है इसके अंदर यूके की मदद किसके साथ है, यहूदियों के साथ। अमेरिका की मदद किसके साथ है, यहूदियों के साथ। तो ये जंग जो है इजराइल वॉन, इजराइल वॉन जीत जाता है। और अब ये गाजा स्ट्रिप जो है, अब इसका 50% एरिया, तकरीबन 60% एरिया फलस्तीन को दिया जाता है और 40% जो है अब यूएन बनी हुई है, यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन नंबर 181, रेजोल्यूशन 181 क्या कहती है, इसी डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के मुताबिक है। स्टार्ट कब हुई थी? 51 हुई थी, 49 हुई थी क्या? फर्स्ट अरब इसराइल वार 49 हुई थी, 48 40 जैसे ये इसराइल आजाद हुआ था, हाँ, 48 में हुआ था। हाँ जंग यानी अरबों के ऊपर पहले उन्हीं के घर में आए, उनसे जगह खरीदी, अब जो है उनको निकालना शुरू कर दिया है कि भाई तुम्हारा ये इलाका नहीं है, ये तो हमारा मुल्क है। आज भी इजराइल क्या कहता है कि ये हमारा प्रोविंस है, ये हमारा प्रोविंस है, हमारी आपस की सिविल वॉर है सारी, पूरे इस एरिया का कहता है ये हमारा प्रोविंस है, हमारी आपस की सिविल वॉर है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए वो कहती है कि यहां पर 2 स्टेट क्रिएट की जाएंगी। रेजोल्यूशन 181 क्या कहती है, यहां पर 2 स्टेट की क्रिएट की जाएंगी, एक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन और एक स्टेट ऑफ इजराइल। ये रेजोल्यूशन क्या कहती है, लेकिन इजराइल जो है उसने हरा दिया और उसने वेस्ट बैंक का भी थोड़ा सा एरिया, गाजा स्ट्रिप का भी थोड़ा सा एरिया और ये वाला भी थोड़ा सा एरिया क्या, और ये उन्होंने साथ में 2 तो स्टेट की जाएंगी और जेरूशलम एज ए इंटरनेशनल टेरिटरी। तो उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल टेरिटरी, क्योंकि जेरूशलम आपको पता है सेक्रेड फॉर ऑल रिलीजन, लिख लो सेक्रेड फॉर ऑल रिलीजन, हिंदू और ज्यूज, क्रिश्चियन, जो हमारे रिलीजन है सारे ऑल रिलीजन नहीं, जो ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम 3 रिलीजन के लिए है, हाँ जिनके ऊपर किताबें उतरी हैं, ठीक है, जिनके ऊपर किताबें उतरी हैं वो तमाम रिलीजन जो है उनके लिए जेरूशलम, इसलिए इसको क्या रखा गया है, इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया इस रेजोल्यूशन के मुताबिक। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि एक ये जंग हुई और जो है क्या हो गया, ये इजराइल जीत गया और खत्म हो गया मामला। और इस जंग में इजिप्ट जो है लीडर है। इजिप्ट कौन है, फर्स्ट है उसमें, हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लीडर कौन है जी, इजिप्ट, इजिप्ट लीडर है और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। अब इनका जो जमाल अब्दुल नासिर है, इजिप्ट का लीडर कौन है, इजिप्ट लीडर सिर्फ नाम लिखो, जमाल
ठीक है जी, टिल 1970 तक रहा है। 1970 में इसे हार्ट अटैक हुआ, ये मर गया। तो ये वही था जिसने स्विस कनाल को, हाँ ये वही है जिसने सुएज कनाल को भी नेशनलाइज किया था, ठीक है, 1956 में। अच्छा जी, उसके बाद होता क्या है कि अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट इजराइल अरब इजराइल वॉर हो गई और इजराइल ने बहुत सारी टेरिटरी जो है वो ले ली, ठीक है जी। और अब फिर क्या होता है 1967 में, 1967 अरब इजराइल वॉर, ठीक है जी। इसमें भी ये सारे ममालिक क्या करते हैं, साथ देते हैं और इजराइल won and captured, ये सेकंड वॉर। हाँ कैप्चर्ड, इजराइल जीत जाता है। ये इसे इसे 6 डे वॉर भी कहते हैं, 6 डे वॉर, इसे 6 डे वॉर भी कहते हैं। इजराइल जीत जाता है और कैप्चर कर लेता है क्या क्या एरिया, सीरिया का गोलन हाइट, सीरिया गोलन हाइट, गाजा स्ट्रिप, ठीक है जी, गाजा स्ट्रिप फलस्तीन का पूरा एरिया, वेस्ट बैंक पूरा, पहले थोड़ा सा किया था पहले, हाँ वेस्ट बैंक पूरा, उसके बाद वेस्ट बैंक पूरा कैप्चर कर लिया। उसके बाद सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का, ये एरिया आपने लिख लेने हैं, ये सवाल आते हैं। 1967 में जो है क्या करता है जी, 1967 में ये एरिया गोलान हाइट जो मैंने आपको बताया है ये कैप्चर कर ली, गाजा स्ट्रिप ये कैप्चर कर ली, क्योंकि जो 1948 में थी सिर्फ इतनी सी रह गई थी, ठीक है ये कैप्चर कर ली। उसके बाद वेस्ट बैंक ये भी कैप्चर कर लिया और सिनाई पेनिनसुला ये भी कैप्चर कर लिया। ठीक होगी, कोई सवाल इसमें, कोई मसाइल? ये अभी भी उसके पास सारे हैं ना, इसमें अभी बताता हूं कि अभी क्या है, कोई सवाल, कोई परेशानी? हाँ है कोई सवाल? ये सारे सवाल आते हैं, ठीक है भाईजान, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। कोई सवाल नहीं है या सिग्नल चले गए हैं? इसराइल ने कैप्चर कर लिया था, तो समझ भी आ रही है? अच्छा हसनैन भाई बताएं, समझ आ रही है हसनैन भाई? ठीक, अच्छा पिक पिक लेनी है जी, पिक बनाओ यार, इसकी पिक बनाओ। अच्छा दादा पिक बनाओ। अच्छा अब ये बैकग्राउंड में रख लिया आपने, सिनाई पेनिनसुला, हाँ बिल्कुल सेंटर ऑफ वर्ल्ड है भाईजान, हर चीज वाकई ज्योग्राफिकली भी सेंटर ऑफ वर्ल्ड है ये एरिया, ठीक है जी, और वैसे भी ये सेंटर ऑफ वर्ल्ड है, यानी अगर दूसरे एतबार से भी देखा जाए तो सेंटर ऑफ वर्ल्ड है। अच्छा जी, अब इसमें क्या हुआ जी, गोलान हाइट उससे ले लिया। अब इजिप्ट के एक लीडर हैं गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है जी, 1970 में इनको हार्ट अटैक आया, ठीक है जी, 1970 में गमाल अब्दुल नासिर डाइड,
ठीक है जी। गमाल अब्दुल नासिर डाइड हो गया और इसकी जगह कौन आ गया, इसकी जगह आ गया आपका अनवर सादात। अनवर सादात आ गया। अच्छा, और 1971 में ही सीरिया में एक रेवोल्यूशन आया और हाफिजुल असद आ गया। ठीक है जी। ये जो दरूज अलवी शिया, ठीक है जी, अलवी शिया हाफिजुल असद 1971 टू 2000 तक, और 2000 से 2021 और करंटली इसका बेटा बशारुल असद। ये बशारुल असद वही है जिसे फ्रांस ने लीजन डी ऑनर स्वॉर्ड, फ्रांस ने लीजन डी ऑनर स्वॉर्ड दी थी इसको। ठीक है जी, बशारुल असद को। ठीक है, फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है, मिलिट्री अवार्ड, लीजन डी ऑनर, तो इसको ये दिया था। ठीक है जी। तो लेकिन हुआ क्या, फिर बाद में इससे वापस ले लिया। ये हमारा वो टॉपिक नहीं है। यानी देखें, रेवोल्यूशन आ रहे हैं। यानी एक गमाल अब्दुल नासिर बहुत ही रेवोल्यूशनरी लीडर था पैन इस्लामिज्म का। अच्छा, ये अब मैं यहां पर, ये गमाल अब्दुल नासिर जो है पैन इस्लामिज्म, पैन इस्लामिज्म। अजान हो जाए, सवाल पूछो यार, सवाल क्यों नहीं पूछते। यार आज जो है तरावी का भी टाइम हो गया, इसको यहीं पर एंड करते हैं। आज इसको यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। इसको फिर कभी जब हम अपनी मैथ वाली एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे तो फिर इसको कैरी करेंगे। आप लोग कल से जो है मैथ के लिए रेडी हो जाए। हम इंशाल्लाह कल से मैथ के ऊपर अपना वर्क शुरू कर देंगे और सारा कुछ करेंगे। जिसने अब तरावी पढ़नी है सब लोग तरावी पढ़ें, जिसने पढ़नी है जी तो, और जो है तैयारी करें अपनी। कल इंशाल्लाह जो है 10 बजे 9:30 बजे जो है कल इंशाल्लाह 9:30 बजे आपको मिलते हैं। तरावी इंशाल्लाह एंड हो जाएगी क्योंकि 8:30 से जो है मामला दुरुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। बंद कर दी, एंड कर दी। अच्छा, ये पैन इस्लामिज्म कॉन्सेप्ट लिख लो।
ठीक है जी, वो कर देंगे। पैन इस्लामिज्म कॉन्सेप्ट ये है कि यूनाइटिंग द वर्ल्ड ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम कंट्रीज जो हैं इनको यूनाइट करना और यूनाइट करके एक इस्लामिक सिस्टम इकट्ठा बनाना। हाँ वही तो करना है ना अब हमने, इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या है पैन इस्लामिज्म? सारे मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके जो है एक झंडे के तले इकट्ठा करना। जमालुद्दीन अफगानी अफगानिस्तान से था, ठीक है जी, और जो जमाल अब्दुल नासिर वहां से था, ठीक है जी, और आपकी ये जो बहुत सारी और भी फोर्सेस थी वो मिलकर क्या करना चाहते थे, इन सबको इकट्ठा करना चाहते थे। भुट्टो के बारे में भी कहते हैं कि वो भी पैन इस्लामिज्म का कायल था, ठीक है जी, और मोहम्मद अल कदाफी लीबिया वाला। तस्वीर शिरायत ऐसे रख लीजिए ना कि हम आपको इसी शर्त पे वापस देंगे, वापस आप बताएं उसको क्या भाईजान इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज की, इतने सारे मुस्लिम नहीं ज्यूज को सपोर्ट कर रहा है यार अमेरिका यूके, ठीक है जी, आप ऐसा नहीं कर सकते इनको कॉन्कर कर सकते। और उनकी वॉर टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। ये 1966 में अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी दी थी इजराइल को कि उसको हराना नामुमकिन था वॉरफेयर, इसीलिए तो 1967 की वार 6 दिन में एंड हो गई। तो वो कहते हैं कि ना अमेरिका की यूएसए की तकरीबन 95-96% आबादी जो है ना वो क्रिश्चियन है, लेकिन हुकूमत जो है ना वो उनकी यूएस की चल रही है। बिल्कुल अटॉमिक पावर भी बन चुका है सर उनका बैंकिंग सिस्टम सारा उनका बैंकिंग सिस्टम उनका बहुत सारा सारी उनके टेक्नोलॉजी वही दे रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प भी तो सर यूएस सही होती है। क्योंकि यूके और यूएसए इस रीजन को, ये जो रीजन है जो अच्छा बेलफोर डिक्लेरेशन थी यार। असल में रोला ये है यूके और यूएसए इसलिए सपोर्ट करते हैं इनको, यूके और यूएसए इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि यूके और यूएसए इस रीजन के ऊपर, क्योंकि ये रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रेड के एतबार से, तो इस रीजन में वो अपना जो है पावर को स्टैब्लिश करके रखना चाहते हैं, इसलिए वो यूके को। और इवेंजलिकल जो क्रिश्चियन है यूएसए में ज्यादातर कौन से क्रिश्चियन हैं, इवेंजलिकल क्रिश्चियन जिन्हें प्रोटेस्टेंट कहते हैं, और प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट है वो ज्यूज का हामी है और वो जायोनिज्म का हामी एक है, और वो इसको सपोर्ट करते हैं इसलिए भी है। और वैसे भी आपके यूरोप में भी जो सेंट्रल बैंक हैं वो किसके कंट्रोल में है, आपके आज भी ज्यूज के कंट्रोल में है। इस ये भी वजह है, ये 3 वजह है, एक सेंट्रल बैंक और दूसरा ये रीजन और तीसरा जो है वो आपका ज्यूज की जो वो इवेंजलिकल क्रिश्चियन जो है वो मामला, और चौथे नंबर पर ये जो आपका मुस्लिम रीजन है इसको भी कंट्रोल करके रखने के लिए, ठीक है जी, इनकी ऑयल वेल्थ इनके रिसोर्सेज इन सब चीजों को कंट्रोल हासिल करने के लिए इस रीजन में इजराइल को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप इसको कैप्चर करोगे, फॉरेन यूएसए आएगा कहेगा हटो इधर से, चलो 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 चलो, वरना तुम्हें अभी मैं बताता हूँ तुम्हारा मैं ऐसे की तैसी लगा दूंगा, तुम चलो निकलो इधर से, इनकी जगह इनको दो। अगर ये फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मिलकर सारे इसको कैप्चर भी कर लेते हैं तो यूएसए के खिलाफ कौन बोल सकता है, ठीक है जी। यूएसए की मिसाइल की जो रेंज है वो तो पाकिस्तान तक भी है, वो तो इंडोनेशिया तक भी है, वो तो जापान तक भी है, आपका ईस्ट तक उनकी रेंज है, वो तो एक एटॉमिक बम मारकर आपको सत्यानाश कर देंगे आपका, ठीक है जी। तो इस वजह से भी जो है क्या मामला है वो कंट्रोल कर सकते हैं आपको, ठीक है। आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर कैप्चर कर भी लो इजराइल को, ठीक है जी, तो फिर वो छुड़वा लेंगे आपसे 1 मिनट के अंदर, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इस चीज को जो है ना अब हम यहीं पे रोकेंगे। वो तो नाजी जर्मनी, फाशिज्म जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, फाशिज्म कैसे जो है पैदा हुआ इटली और जर्मनी में, जो बेंटिनो मोसिलिनी था और जो है हिटलर है, वो किस तरीके से उन्होंने, इंशाल्लाह जब हम ये ज्योग्राफी का अपना कंप्लीट कर लेंगे 10 दिन में तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा। अब आपने 2 चार्ट्स कम अज कम 2 चार्ट्स कल आपके पास होने चाहिए।
और साथ में एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर हम आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से बनाएंगे, और आप भी आराम आराम से बनाइएगा, और फिर हम उसके अंदर चीज़ों को डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे। और अपने मैप्स आप खुद बनाते रहें, बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको पता चलेगा, फ्री फ्री उसका फायदा होगा। जब तक आप उसको ड्रॉ नहीं करेंगे आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। मेहरबानी करें और लाजमी आप लोग बनाएं, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, अब सारे तरावी पढ़ो, और जिसने पढ़नी है पढ़ो। तो और जो है इबादत करें अपनी, अल्लाह ताला आपको जो है कामयाब करे सब लोगों को। गल्फ ऑफ अकबा ये सिनाई पेनिनसुला के जो है ईस्टर्न साइड पर है, और ये गल्फ ऑफ अकबा अब जो है वो किसके कंट्रोल में है? ये गल्फ ऑफ अकबा जो है उनके कंट्रोल में है, इजिप्ट के। ठीक है जी। तो साउथ पंजाब कोटा जाम साहब, असल में अभी साल एक और लगेगा साउथ पंजाब के कोटे का। साल एक में इंशाल्लाह मामला रिजॉल्व हो जाएगा, साल मजीद है। ठीक है जी। लेकिन आपके सामने सीट्स तो बहुत सारी आ रही हैं। ठीक है जी। तो इन बच्चों के लिए, आपके लिए तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, जाम साहब की तो मामले ही बहुत बड़े हैं। तो हाँ, पीएमएस की भी रेगुलेशन चली गई है जी। 42 सीट्स हैं, ओपन की 39 सीट्स हैं। तो आप लोग जो इसको अप्रोच करना चाहते हो लाजमी इसमें भी अप्लाई करें। तो जो लोग करना चाहते हैं लाजमी करें। ठीक है जी। पीएमएस बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर इंग्लिश ऐसे को आप टाइम दे सकते हैं तो इंग्लिश ऐसे आपका और कंपोजिशन हो जाती है। तो ये जो मैंने पढ़ा दिया है इसमें आपका जीके, और जब पाकिस्तान अफेयर हमारा हो जाएगा तो पाकिस्तान अफेयर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, एवरीडे साइंस भी हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। और इंशाल्लाह जनरल साइंस 300 नंबर जो आपका वो है ना जीके पोर्शन का, वो सारा आपका हो जाएगा। जीके तो 100 नंबर का आपको पता है, एमसीक्यूज है, वो भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको ये जो है मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉकी और ये फिलोसफर्स जो है, थोड़ा बहुत हम इनको फिलोसफीज भी जब हम पढ़ लेंगे तो आपकी, अगर पॉलिटिकल साइंस आप रखते हो तो उसमें भी आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है जी। तो पीएमएस की आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 60 to 70% तैयारी हो जाएगी हमारे सेशन के बाद। एक्साइज की भी आने वाली है इसी साल आनी है एक्साइज की। रेक्विजिशन तो पेंडिंग पड़ी है उनकी, रेक्विजिशन एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पेंडिंग पड़ी है, वो इसी साल आ जाएगी। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं। एफआईए की भी अभी पेंडिंग है, अभी मेरे ख्याल इसी साल आ जाएगी, अभी आ जाएगी एफआईए की सीट्स। यार सीट्स बहुत हैं, आप अपनी तैयारी पर गौर करो, सीटें छोड़ो, सीटें बहुत हैं। जितनी सीटें आपको चाहिए उतनी सीटें हैं, सारी सीटें अवेलेबल है उसकी। हाँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की आई थिंक डिवीजन वाइज होगी। बिल्कुल डिवीजन वाइज, बिल्कुल। ठीक है भाई, जरा पढ़ो सारे, मेहनत करो। इसको पैन इस्लामिज्म समझ आ गया ना? जमालुद्दीन अफगानी लिख लो अफगानिस्तान से, और इसकी तस्वीर भी बना दो यार, जमालुद्दीन अफगानी अफगानिस्तान। ठीक है, वो जो बुक में है ना सर सैयद अहमद खान लिखा हुआ है वो गलत है, जमालुद्दीन अफगानी है आंसर उसका, ऑप्शन बी। ठीक है ना? आप इस तरीके से इंशाल्लाह आपकी किताब भी फुल होके करा देंगे। कल क्लास टाइम जी हमारी इंशाल्लाह 9:35 पर हम लिंक दे देंगे। उसके बाद हम जैसे देखेंगे कि बच्चे हमारे आ गए हैं तो हम इंशाल्लाह शुरू कर देंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। तो अल्लाह ताला यार आपको कामयाब करे, मेहनत करें अब टिका के। ठीक है, किसी चीज को बहाना या वो नहीं बनाना। पोएट और फिलोसफर्स, फिलोसफर्स भी है ना, कार्ल मार्क्स है आपका, लॉकी है, मॉन्टेस्क्यू है, वोल्टायर है, और जो है आपका वो है, थोड़ा सा सुकरात को देख लेंगे। जमालुद्दीन अफगानी अफगानिस्तान का लीडर था, ये भी पैन इस्लामिज्म का कायल था, इसने भी पैन इस्लामिज्म के पहले काम किया था। बिल्कुल। ठीक है, जमालुद्दीन अफगानी, ठीक है जी, अफगानिस्तान का लीडर था। ठीक है, आप अब पढ़ें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जिसने पढ़ना है पढ़े, और जिसने तरावी पढ़नी वो तरावी पढ़े, और जिसने नहीं तरावी पढ़नी वो बैठ कर पढ़े और अपना मैथ का भी कंप्लीट करे। जो सवालात हैं वो सारे के सारे रेशो प्रोपोर्शन वाले और प्रॉफिट लॉस वाले, और वो सारे उनको करो, जल्दी जल्दी करो, अब टाइम स्पीड लगाओ अब अपनी। ठीक है,
और अपने जो है ना रूटीन बना के रखो, रूटीन बना के रखो, हर सब्जेक्ट के लिए अपना शेड्यूल बनाओ और अपना शेड्यूल मेरे साथ शेयर करो, ठीक है ना, कि क्या उसमें कोई चेंजिंग वगैरह है तो मैं चेंजिंग भी आपकी करवा दूंगा, ठीक है। अपना शेड्यूल सब मेरे साथ शेयर करो कि क्या किस टाइम को कितने टाइम देने की प्लानिंग बनाई हुई है, क्या क्या किया हुआ है, ये सारा मेरे साथ शेयर किया करो, ठीक है। फिर मैं इसमें एडिशन कर दूंगा कि यार ये इसको ये टाइम दे दो, इसको ये टाइम दे दो, अपना एक स्केड्यूल बना लो, ठीक है, और उसे दीवार के ऊपर लगा के रखो, क्योंकि अब जो है ना बेहतरीन तैयारी हो, ताकि हम सबकी जो है बेहतरीन से बेहतरीन जॉब्स जो है ना वो हर जगह हम ही आ रहे हो, ठीक है ना, समझ आए, पता चले, मजा आए कोई पढ़ने का, ठीक है। माशाल्लाह, बाकी आप लोग बहुत मेहनती हो, अल्लाह ताला आपको जो है देखना ऐसे ऐसे सिले देगा कि आप हैरान रह जाओगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।